मरुस्थलीकरण एवं भूक्षरण जो पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ है। यह टॉपिक बीए पार्ट सेकंड के अलावा बीए पार्ट थर्ड और एमए परिवेश के अंदर भी यह टॉपिक लगता है। और यह जो मरुस्थलीकरण है, बेसिकली इसको कहते किसे हैं, मरुस्थलीकरण के क्या क्या कारण है और मरुस्थलीकरण को किस प्रकार से हम मरुस्थलीकरण को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, यानी स्थलीकरण ला सकते हैं। और वर्तमान संदर्भ के अंदर, विश्व के अंदर और भारत स्तर पर मरुस्थलीकरण और भूक्षरण को रोकने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर आने वाले प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि भारत उष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु वाला देश है और इसके अंदर यानी मानसून जलवायु तंत्र है। और इसके अंदर देखें तो वायु जल के द्वारा अपर्दन की क्रिया बढ़ती जा रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें बहुत से कारक हैं, उन कारकों पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मरुस्थलीकरण क्या है। तो मरुस्थलीकरण में देखें तो यानी हमारी भूमि है, यानी जमीन, ये जमीन है अनुपजाऊ हो रही है, यानी ये बंजर हो रही है, या यूं कहें कि इसके अंदर धीरे धीरे उपजाऊपन बनाए रखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घट रही है। और इसका मुख्य जो मानव और कई प्राकृतिक कारक है। और ये क्षेत्र यानी ये मरुस्थलीकरण की समस्या उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है जो क्षेत्र शुष्क और अर्धशुष्क है, यानी जहां वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां मरुस्थलीकरण की समस्या यानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिसके कारण क्या है, यानी भूमि निर्जल हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है और भूमि के अंदर उपजाऊपन बनाए रखने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और यह क्रिया क्या है, मरुस्थलीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी मरुस्थलीकरण से क्या तात्पर्य है कि उपजाऊ एवं मरुस्थलीय भूमि का क्रमिक रूप से शुष्क प्रदेशों अथवा मरुस्थलों में जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली मरुस्थलीकरण की क्रिया के नाम से जानी जाती है। और मरुस्थलीकरण देखें तो अपने राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान का 61% भाग शुष्क और अनशुष्क प्रदेश में आता है। और राजस्थान में अरावली केंद्र गैप होने
और मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो धीरे धीरे पश्चिम दिशा के अंदर भी बढ़ रहा है। क्यों? वायु शुष्क और अशुष्क प्रदेश में भयंकर एवं विकराल रूप लेती जा रही है। इस प्रकार यदि हम देखें तो राजस्थान का 57% भाग है वो मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रसित है, और जिसके कारण यानी यहाँ वायु की अपर्दन की क्रिया के द्वारा अधिक देखने को मिलता है। दूसरी तरफ देखिए हम दक्षिणी राजस्थान में चंबल नदी के अंदर यानी नदी के द्वारा अपर्दन की क्रिया भी देखने को मिलती है। अरावली क्षेत्र के अंदर वर्षा जल के कारण भी अपर्दीकरण की समस्या देखने को मिलती है। ये मरुस्थलीकरण की समस्या न केवल राजस्थान के अंदर बल्कि हम देखते हैं झारखंड है या गुजरात है, गोवा है, नागालैंड है, महाराष्ट्र है, राजस्थान से लगते हुए पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहां ये मरुस्थलीकरण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर देखें तो त्रिपुरा के अंदर भी ये समस्या देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की क्रिया होती है, वहां भी मिट्टी के अंदर भूक्षरण की समस्या यानी मुख्य रूप से क्या है बढ़ती जा रही है। तो ये जो मरुस्थलीकरण हो रहा है इस मरुस्थलीकरण के क्या कारण है? तो एवं भूक्षरण के कारण क्या है, उन कारणों पर भाई हम डिस्कस करें तो इसमें प्रमुख रूप से 2 कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें हम एक को डालते हैं प्राकृतिक कारक, और प्राकृतिक कारकों में यदि हम डिस्कस करते हैं तो प्राकृतिक कारकों में सबसे बड़ा योगदान होता है जल का। और जल ये वर्षा का जल हो सकता है, नदी के अंदर बाढ़ आने की वजह से भी ये मुख्य रूप से क्या है जल का अत्यधिक प्लावन हो सकता है। उसके कारण भी क्या है भूमि के अंदर क्षरण हो जाता है, मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी है वो वहां से यानी दूसरी जगह पर चली जाती है। दूसरा यदि हम देखते हैं तो वायु, और वायु मैंने बता दिया शुष्क और अशुष्क प्रदेशों में वायु अपर्दन की क्रिया तीव्र गति से होती है, जिसके कारण धीरे धीरे मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो न केवल शुष्क और अशुष्क प्रदेश में बल्कि अरावली की गैप के माध्यम से दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी इसका मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा क्षेत्र के अंदर, गुजरात क्षेत्र के अंदर भी मरुस्थलीकरण की समस्या देखने को प्रमुख रूप से क्या है मिलती है। और इसके अलावा यानी हम तीसरा बात करते हैं सिंचाई, और सिंचाई भी अनियंत्रित तरीके से या अवैज्ञानिक तरीके से हम सिंचाई करते हैं, जिसके कारण क्या है यानी भूमि के अंदर लवणीय क्षारीयता की समस्या मुख्य रूप से घर्षित हो जाती है, भूमि अनुर्वरक बंजर हो जाती है, उसमें वनस्पति का धीरे धीरे अभाव होना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे मृदा है वो अनुर्वरक और ऊषर होती जाती है। तो यानी सिंचाई का विस्तार होने से भी मुख्य रूप से क्या है मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है। और यदि चौथा हम देखते हैं तो निरंतर सूखा, तो यानी अपने राजस्थान में कहावत भी है तीजियो कुरियो आठवां अकाल, यानी राजस्थान के अंदर हर तीसरे साल तो अर्ध अकाल की स्थिति रहती है और 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है। तो ये स्थिति इसके कारण क्या है यदि निरंतर सूखा होगा तो अन्न तरण जल तीनों यदि मुख्य रूप से क्या है कि कमी आ जाती है, धीरे धीरे मिट्टी में मरुस्थलीकरण की समस्या मुख्य रूप से क्या है बढ़ती जा रही है। तो ये तो कारक आ जाते हैं जो प्राकृतिक कारक प्रमुख रूप से आ जाते हैं। इसके अलावा वन संपदा का धीरे धीरे का विलोपन भी मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण को प्रोत्साहन दे रहा है। इसके अलावा मानवीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मानवीय कारक, और मानवीय कारकों की यदि हम बात करते हैं तो यानी रेतीली या पहाड़ी ढलानों पर यानी खेती करना, यानी अवैज्ञानिक कृषि की जो पद्धति अपनाई जाती है, ढालू भूमि पर यानी समुच्चय रेखी जुताई की जानी चाहिए, लेकिन ढालू भूमि पर यानी मुख्य रूप से क्या है सीधी खेती की जाती है, जिसके कारण क्या है वहां मिट्टी धीरे धीरे वहां से हटना प्रारंभ हो जाती है और मरुस्थलीकरण की क्रिया प्रमुख रूप से बढ़ जाती है। और दूसरा यदि हम देखें अधिक समय तक भूमि को
खाली छोड़ना। तो अधिक समय पर भूमि को खाली छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या है, मुख्य रूप से यानी वहां मरुस्थलीकरण की समस्या प्रमुख रूप से हो जाती है। अनावश्यक खरपतवार वहां पर उग जाते हैं। इसके अलावा यानी मरुस्थलीकरण का प्रमुख देखें, ट्रैक्टरों द्वारा खेतों की अत्यधिक गहरी जुताई करने के कारण भी मिट्टी के अंदर कई प्रकार के जो जीव जंतु वनस्पति है वहां से हट जाते हैं और मिट्टी धीरे धीरे वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ हो जाती है और मिट्टी अनुर्वर हो जाती है। इसके अलावा परंपरागत कृषि प्रणाली भी प्रमुख रूप से क्या है, इसके लिए जिम्मेवार है। क्यों कि परंपरागत कृषि प्रणाली में मुख्य रूप से निरंतर प्रसार हो रहा है, यानी चाहे हम झूमिंग कृषि की बात करते हैं, आदिम जनजातियां करती है एक स्थान पर वनों को सफाया कर दूसरे स्थान पर यदि यानी करते हैं, या एक ही खेत के अंदर एक फसल लेकर उसको खाली छोड़ने से भी वहां पशुचारण की क्रिया होती है, जिसके कारण भी वह मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा अनियंत्रित पशुचारण, तो अनियंत्रित पशुचारण के कारण भी अपने पश्चिमी राजस्थान में एक तो वैसे ही वनस्पति कम है और दूसरी तरफ वहां भेड़ बकरी का अनियंत्रित पशुचारण होने के कारण वहां उनके खुरों से और वहां धीरे धीरे वनस्पति है वो यानी कम हो रही है चराई करने की वजह से। तो यानी अनियंत्रित पशुचारण भी मुख्य रूप से क्या है। इसके अलावा भूक्षरण का क्षरण होना, यानी वायु या जल की क्रिया के कारण मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटने के कारण भी मुख्य रूप से क्या है, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर है जनसंख्या, और जनसंख्या जैसे जैसे मुख्य रूप से मृदा संसाधन पर जनसंख्या बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे औद्योगिकरण नगरीकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, यानी जो कृषि योग्य भूमि का यानी कम होगी और धीरे धीरे यानी मिट्टी अनुर्वरक और बंजर होने की समस्या से ग्रसित हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये दो प्रमुख कारक हैं जिसकी वजह से यानी मरुस्थलीकरण और भूक्षरण प्रमुख रूप से क्या है, बढ़ रहा है। और यदि हम देखें जो ये मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है तो इसको हम किस तरीके से इसका यानी निस्तारण कर सकते हैं, मरुस्थलीकरण के प्रभाव को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो यानी मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने, रोक तो नहीं सकते, नियंत्रण के उपाय यानी इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इसके लिए राज्य स्तर पर और मुख्य रूप से क्या है, भारत और विश्व स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। और जैसे मैं बात करता हूं कि 1992 का जो रियो जलवायु सम्मेलन था, रियो सम्मेलन उसमें भी मुख्य रूप से यानी मरुस्थलीकरण और पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण के लिए मुख्य रूप से क्या सम्मेलन यूएनओ के नेतृत्व में हुआ, उसमें भी मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रयास किए गए। इसके अलावा यदि हम देखें तो यूएनओ के अंदर यानी यूएनओ इंटरनेशनल रिपोर्ट में विश्व का यानी 25% भाग क्या है, यानी मिट्टी अनुर्वरक हो रही है, जिसका यानी 40% जो आबादी है उससे प्रभावित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएनओ इंटरनेशनल के अंदर क्या है, जो सतत पोषणीय विकास के जो लक्ष्य रखे गए हैं उसके अंदर मरुस्थलीकरण का मुद्दा भी इसके अंदर शामिल किया गया है कि मरुस्थलीकरण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। इसके अलावा यानी भारत में 2019 के अंदर यानी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप 14 का आयोजन भी यानी मरुस्थलीकरण सम्मेलन भी अपने राजस्थान के मरुस्थलीकरण के प्रसार को विश्व स्तर में रोकने के लिए भारत में यानी 2019 के अंदर सम्मेलन हुआ। तो इस प्रकार हम देखें तो मरुस्थलीकरण को हम किस प्रकार इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे यानी आसान तरीका है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कार्यक्रम अपनाना चाहिए, जिससे जो हमारी धरा है उसको यानी हरा भरा किया जा सके और मरुस्थलीकरण को प्रमुख रूप से क्या है, रोका जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं वनस्पति की कटाई पर हो,
तो वनस्पति की कटाई पर भी नियंत्रित करना चाहिए, जिससे क्या है यानी मरुस्थलीकरण और भूक्षरण की समस्या से निजात है वो दिलाई जा सकती है। इसके अलावा यानी हम देखते हैं कि वायु के मार्ग में अवरोध, अपने पश्चिमी राजस्थान में यानी वायु तीव्र गति से चलती है, वायु के मार्ग में अवरोध के तौर पर क्या है हरित पट्टी का लगाया जाए। जैसे अपने अरावली के पश्चिम में जो गैप है उसमें हरित पट्टी लगाई जाए, या पंजाब हरियाणा साइड के अंदर मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए एक यानी पेड़ों की एक सघन पट्टी स्थापित की जाए। जैसे अपने इंदिरा गांधी नहर के समीपवर्ती क्षेत्रों के अंदर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। यह अरावली के अंदर वृक्षारोपण कार्यक्रम मुख्य रूप से क्या है राज्य सरकार के और केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए, जिससे क्या है यानी मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो आगे मुख्य रूप से क्या है उनको रोका जा सकता है। इसके अलावा भूमि संरक्षण के लिए बालू का स्तूपों का स्थायीकरण को यानी बालू का स्तूप आगे नहीं बढ़े उसके लिए क्या है मेड़बंदी या वहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से अपनाए जाने चाहिए, जैसे वहां मरुस्थलीकरण की समस्या से निजात मिल सके। इसके अलावा हम कई बार जल का यानी अनुचित तरीके से कृषि सिंचाई के अंदर करते हैं, तो कृषि की सिंचाई पद्धति में फव्वारा सिंचाई पद्धति है या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसके कारण हम बात करते हैं तो पंजाब हरियाणा की मिट्टी मुख्य रूप से बंजर ऊसर होने का एक मुख्य रीजन है अनियंत्रित यानी मुख्य रूप से क्या है सिंचाई की पद्धतियों को भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। या गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर भी यानी वहां भी यानी सेम की समस्या से ग्रसित हो रही है भूमि, जिसके कारण भूमि लवणीय ऊसर क्षारीयता की समस्या से ग्रसित हो रही है। तो इसके निजात करने के लिए भी हमें यानी सिंचाई पद्धति के अंदर परिवर्तन लाना होगा, उस भूमि के अंदर जिप्सम या यानी जैविक खाद का प्रयोग करें ताकि मिट्टी को उर्वरक है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर बनाया जा सके। तो इस प्रकार यदि हम मरुस्थलीकरण के लिए यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी किसानों के विकास के लिए किसानों के उत्थान या मृदा को सुरक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, जैसे अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो 2015 में राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई। किसान के पास जो भूमि है उसमें मृदा की जांच और उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन सी फसलें उत्पादित की जा सकती है, तो ये चीजें अपनाई जानी चाहिए जिससे मृदा के अंदर अनावश्यक रूप से खाद न डाली जाए। तो ये होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो उसमें भी किसानों के अंदर यानी जैविक खाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, फसलों के लिए यानी बीमा किया जा रहा है ताकि फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी मुख्य रूप से क्या है यानी मरुस्थलीकरण और भूक्षरण को रोकने का एक कारगर उपाय है। इसके अलावा राज्य सरकार भी यानी कृषि सिंचाई से संबंधित कई प्रकार की कार्य योजनाएं इसके अंदर अपनाती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो मृदा की जो गुणवत्ता में जो कमी आई है उस जिसके कारण मिट्टी है वो मरुस्थलीकरण भूक्षरण या लवणीय क्षारीयता की समस्या से जो ग्रसित है उसको हम यानी आगे इसको किस प्रकार रोक सकते हैं, तो इसके लिए देखिए आगे की राह की बात करते हैं तो रेगिस्तान का प्रसार यानी किस प्रकार यानी रेगिस्तान के प्रसार को रोकना होगा। इसके अलावा दूसरा फैक्टर यदि हम देखें मानव जीवन के स्थानीय और जैव विविधता वाले जो विभिन्न प्रकार के हमारे पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक हैं वो धीरे धीरे मरुस्थलीकरण और की भेंट चढ़ रहे हैं, जिसके कारण यानी हम देखें हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है और पारिस्थितिक तंत्र में भी विशेष प्रकार का देखें विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है वो विलोपन के कगार पर है। चाहे हमारा यदि राज्य पक्षी देखे गोडावण वो भी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो मरुस्थलीय वनस्पति है अपने राजस्थान का मरुस्थल है यानी विश्व की यदि हम बात करते हैं तो 30% भाग पर मरुस्थल है और उसमें से राजस्थान का मरुस्थल जो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के मरुस्थल में जितनी जैव विविधता है किसी मरुस्थल में भी नहीं है।
इसलिए एक भूगोलवेता ईश्वरी प्रसाद ने यानी राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश के नाम से भी संबोधित किया है। तो सर्वाधिक जैव विविधता वनस्पतिक विविधता इस मरुस्थल में पाई जाती है और इस मरुस्थलीकरण के कारण धीरे धीरे इसमें यानी विलोपन हो रहा है। तो उसको हम किस प्रकार से संरक्षित कर सके, तो उसके लिए हमें यानी मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना होगा। मानव जीवन में स्थानीय जैव विविधता और जीव जंतुओं की गुणवत्ता के अंदर हमें यानी सुधार करना होगा और जिसके कारण यहाँ पाए जाने वाले जैव विविधता बनी रहे। इसके अलावा यानी हम बात करते हैं इस मरुस्थलीकरण का क्या प्रभाव रहा कि इसके कारण यानी सबसे बड़े यानी आजीविका संकट उत्पन्न हो गया है। मरुस्थलीकरण की वजह से लोगों का पलायन है वो पश्चिमी राजस्थान से बढ़ रहा है। इसके अलावा खाद्यान्न की संकट मुख्य रूप से सामने देखने को मिलता है। पशुधन व खाद्य सुरक्षा के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण के यानी काफी नकारात्मक प्रभाव देखने मिलते हैं, जिससे न केवल पारिस्थितिकी तंत्र विकृत होता है बल्कि यहाँ के पादप वनस्पति और मनुष्य के क्रियाकलापों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए हमें मरुस्थलीकरण और भूक्षरण को रोकना होगा, जिससे हमारी जो मृदा है उस पारिस्थितिकी तंत्र को हम एक सशक्त बना सके। तो इस प्रकार यदि कंपटीशन में यदि एग्जाम से संबंधित प्रश्नों पर बात करते हैं तो मरुस्थलीकरण से क्या तात्पर्य है, तो उस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत ने यानी मरुस्थलीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, यानी 2019 में कोप यानी कोप जो 14 है वो आयोजन कहाँ हुआ, तो भारत में नई दिल्ली के अंदर ये कोप सम्मेलन आयोजन किया गया। इसके अलावा भारत ने यानी 2030 तक लगभग मरुस्थलीकरण के लिए यानी मरुस्थली भूमि को रोकने के लिए टारगेट रखा है कि लगभग यानी 80 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर मरुस्थलीकरण को रोकेगा। इसके अलावा यानी अनेक स्तर पर यानी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कई प्रकार की कार्य योजनाएं प्रमुख रूप से क्या है अपनाई गई है। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।